नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगामी जो एमपी कांस्टेबल के पेपर आने वाले हैं, व्यापम के किसी भी एग्जाम, एमबीपीएससी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पैराडाइज फ्लाई कैचर है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे दूधराज या साय बुलबुल के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त और फैक्टों को भी याद रखिएगा। जो राजकीय खेल है मलखंभ है, राजकीय मछली है महासीर है, राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया था, जो आज भी उसी स्वरूप में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रीवा नर्मदा का विवाह हुआ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रीवा नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रीवा नर्मदा का विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे पुरकुत्स के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? पुरकुत्स के साथ हुआ था। और उन्होंने ही रीवा का नाम नर्मदा रखा था। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरकुत्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो पद्माकर स्मृति समारोह जो है ये सागर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सागर में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद, इसका आयोजन कौन करता है? मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे आयोजन किया जाता है? तो ये सागर में। नेक्स्ट देखते हैं, गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो ये गुप्त वंश का, गरुण जो है वो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। और इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो तत्कालीन समय के अभिलेख हैं, जैसे एरण अभिलेख, सागर, और जो इनके सिक्के वगैरह थे, उनमें गरुण का चिन्ह अंकित किया गया है, जो गुप्तकालीन वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? तो ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, उज्जैन प्राचीन काल में अवंती जनपद की राजधानी थी, वहां पर शासन था। उज्जैन प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे, उसमें उज्जैन जो है अवंती जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और उनके वहां पर किसका शासन था प्राचीन काल में? तो राजा विक्रमादित्य। किसका शासन था? राजा विक्रमादित्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किस परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जबलपुर में बरगी नामक स्थान पे है, और इसे बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरगी परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, चित्रकूट पौराणिक समय से ही एक लोकप्रिय नाम रहा है, यह किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन स्थल है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। और ये मुख्य रूप से कहाँ? सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सतना जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो ये शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग। किसने नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो 3री ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। और यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो इन फैक्टों को भी याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आंसर पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का भीमबेटका किस वर्ष खोजा गया था? तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका 1957 में खोजा गया था। किस वर्ष खोजा गया था? 1957 में। खोज इसकी किसने की थी? श्री विष्णुधर वाकणकर ने खोज की थी।
किसने खोज की थी? विष्णुधर वाकड़कर ने खोज की थी, ये नाम याद रखिएगा। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे किस वर्ष खोजा गया था? 1957। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो ये सूरज सेन। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? ये सूरज सेन ने की थी। बघेल शासक थे, इन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक ग्वालियर में शासन किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सूरज सेन। और ग्वालियर को किलों का रत्न भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी दुर्गावती। और ये कलिंजर के शासक कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री रही हैं, जिनका विवाह गढ़कडंगा के राजा दलपत साय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? दलपत साय के साथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मंडला। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की रानी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश कब प्राप्त होती हैं? तो ये 21 जून। 21 जून को क्यों प्राप्त होती हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, यदि हम नक्शे में देखें, नक्शे ग्लोबिया मानचित्र में, तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये भी याद रखिए। और ये कर्क रेखा मध्य से गुजरने के कारण 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा में लंबवत होता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे अधिक किस तारीख को प्राप्त होती हैं? किस तिथि को? 21 जून को। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है, और सर्वाधिक वर्षा होने के कारण पचमढ़ी को चेरापूंजी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थी? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो इसमें 79 रियासतें मिलाई गई थी। 79 रियासतों में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की तीनों रियासतों को मिलाकर 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 79। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हर फैक्ट को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है, अभी हमने चर्चा किया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है, लगभग मध्य से निकलती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को, कितने जिलों को? 14 जिलों को ये क्रॉस करती है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और इसकी स्थिति क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये भी याद रखिए। बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? तो यदि हम मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो बघेलखंड वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया वाला क्षेत्र है वो बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो ये किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्व। किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्व। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कितनी है? कौन सी है? धूपगढ़ है और ये 1352 मीटर ऊंची चोटी है। 1352 मीटर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी है और ये 1352 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? क्या पूछा गया है? भ्रंश घाटी नहीं है। तो यहां पे देखें तो नर्मदा घाटी, सोन घाटी, ताप्ती घाटी, ये तीनों ही भ्रंश घाटी हैं। चंबल घाटी जो है ये भ्रंश घाटी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। चंबल नदी जो है महू जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा मैनपुरी में जाके ये
यमुना नदी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर रेखा का भी काम करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल घाटी। क्योंकि पूछा गया है नहीं है, यदि पूछा जाता कि भ्रंश घाटी है तो ये 3 है नदियां हैं, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी और ताप्ती घाटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है और दक्कन का दरवाजा भी बोला जाता है। खानदेश की राजधानी भी रही है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृत किया गया था? नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृत किया गया था? तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी परियोजना थी? केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको 2005 में स्वीकृति मिली थी और एक डैम और नहर के माध्यम से बेतवा और केन नदियों को जोड़ा जाएगा। तो ये लिंक परियोजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सी थी? केन और बेतवा लिंक परियोजना। तो यहाँ पे राइट आंसर केन बेतवा लिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला है। सरस्वती और खान नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है? वो इंदौर जिला है। कौन सा जिला है? इंदौर जिला है। और खान को कान भी कहीं कहीं मिलता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंबल नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो चंबल नदी को प्राचीन समय में चरमावती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चरमावती के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरमावती। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानाबाव पहाड़ी, महू तहसील, ये यमुना नदी में, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारण करते हुए बीहड़ों का भी निर्माण करती है। जो भिंड मुरैना क्षेत्र में ये बीहड़ की समस्या है, वो चंबल नदी के कारण ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेवा कुंड कहाँ स्थित है? रेवा कुंड कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में स्थित है। रेवा कुंड कहाँ स्थित है? ये मांडू में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो बाज बहादुर ने कराया था। किसने कराया था? बाज बहादुर ने कराया था। ये धार जिले में है, एक पर्यटन स्थल है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजत जलप्रपात कहाँ है? रजत जलप्रपात कहाँ है? तो रजत जलप्रपात जो है पचमढ़ी में है। कहाँ पे है रजत जलप्रपात? पचमढ़ी में है। और जब इसकी धारा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ये सिल्वर कलर और चांदी के कलर की हो जाती है, और यही कारण है कि रजत जलप्रपात इसका नाम पड़ा है। पचमढ़ी एक पर्यटन स्थल भी है और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांक सागर झील। सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका माधव राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राणहिता किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राणहिता वर्धा और बैनगंगा नदियों का संगम स्थल है। जो वर्धा और मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, वर्धा और वैनगंगा, ये दक्षिण की तरफ बहती हुए जहां पे मिलती हैं, ये महाराष्ट्र में अभी है। तो इनका जो संगम स्थल है वर्धा और वैनगंगा नदियों का, उस संगम स्थल को क्या बोला जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्धा और वैनगंगा का संगम स्थल। नेक्स्ट देख लेते हैं, फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये डिंडोरी में स्थित है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिए। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? डिंडोरी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना जो है ये 1976 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1976 में। और निजी वनरोपणियों को बढ़ावा देने के लिए, जो निजी क्षेत्र की जमीनें थी उनमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। और ये कब प्रारंभ की गई थी? 1976 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये शिवपुरी में स्थित है। और करेरा अभ्यारण्य जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सोन चिड़िया का संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में होता है? तो करेरा अभ्यारण्य में। और कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है?
तो मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो ये पचमढ़ी को पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार के पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पर्यटन स्थल है। और यहाँ पे 5 पांडव गुफाएं, सतपुड़ा अभ्यारण्य भी स्थित है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई थी? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये मंडला जिले में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मंडला जिले में की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दामर, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दामर के रूप में जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है? तो जो सूर्यास्त पॉइंट बमनी दामर है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख केंद्र है। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है बहुत मनमोहक और रमणीय लगता है, और यही कारण है कि पर्यटन के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है। तो वो कौन सा पॉइंट है? सूर्यास्त पॉइंट बमनी दामर, और कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए भारतीय संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यदि पूछा जाता है तो वो 1972 में पारित हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब? 1974 में पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमार जिले के किस शासक ने धार जिले में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो परमार शासक जो थे वो राजा भोज थे, जिन्होंने धार जिले में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सास बहू का मंदिर स्थित है? सास बहू का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर किले के पास सास बहू का मंदिर है, हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर को किलों का रत्न भी बोला जाता है। भारत में किलों का रत्न किसे बोला जाता है? तो ग्वालियर किले को बोला जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, संस्थापक थे वो कौन थे? धर्मपाल थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, इंदौर में अवस्थित है। ये प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और इसी तरह के बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।